अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स हैं। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स इनके न्यूमेरिकल्स डिलीवर कर चुका हूँ। कैचअप कीजिएगा। चैप्टर 4, 5 इंशाल्लाह बाद में होगा इसके, क्योंकि वो थोड़े आसान चैप्टर हैं। तो मैं अपनी तरतीब से चल रहा हूँ, मेरे साथ चलिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड स्टैटिक्स जो है चैप्टर का नाम है। 10 न्यूमेरिकल हैं। ये अभी 6 आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, फिर अभी इसको रब करके इंशाल्लाह 4 और होंगे। पेज नंबर 139 पे मौजूद है। इसमें आप मेरे साथ मेरे तरीके से अगर पढ़ रहे हैं तो कैटेगरी बनाएंगे आप पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड अपथ्रस्ट। ये 3 कैटेगरी हैं। 2 भी बना सकते हैं। जैसे शुरू के जो न्यूमेरिकल हैं तकरीबन 3 बल्कि 4 ये जो हैं पास्कल्स प्रिंसिपल के हैं। यानी कैटेगरी 1 बन गई पास्कल्स प्रिंसिपल या लॉ। आपकी बुक में इसको पास्कल्स लॉ कहा गया है, कुछ लोग इसको पास्कल्स प्रिंसिपल भी कहते हैं। थोड़ी थ्योरी बता दूं ताकि आपको आसानी रहे। पास्कल्स प्रिंसिपल जो है वो किसी स्टैटिक फ्लूइड यानी लिक्विड के लिए या गैस के लिए। फ्लूइड्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, गैस और लिक्विड, जो बहते हैं चलते हैं। लेकिन ये स्टैटिक्स है। इस चैप्टर में आपको सारे फ्लूइड्स, चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो, ठहरी हुई हालत में, रुकी हुई हालत में जो है उसकी स्टडी होगी। अब पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जब किसी स्टेशनरी लिक्विड पर, ठहरे हुए लिक्विड पर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी पॉइंट पर, तो वो इक्वली उसको ट्रांसमिट कर देता है आगे हर पोर्शन में उस लिक्विड के, और जिस बर्तन कंटेनर में हो उसकी वॉल्स तक। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी प्रेशर इज़ कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एज वेल एज द वॉल्स इन विच द लिक्विड इज़ कंटेन्ड। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन पे आ जाए। इन अ हाइड्रोलिक प्रेस, अच्छा इसकी 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। एक हाइड्रोलिक प्रेस होता है और एक हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, बल्कि 3 है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसको हाइड्रोलिक जैक भी कहते हैं, जिससे गाड़ियाँ उठती हैं। और हाइड्रोलिक ब्रेक जो ऑटोमोबाइल में ब्रेक सिस्टम में काम करते हैं। प्रेस वो होता है जिसमें हैवी मशीनरी प्रेस करती है मुख्तलिफ पार्ट्स को। अब उसमें कह रहा है वो कि 20 न्यूटन की फोर्स लगी, फोर्स तो F1 हो गया। अच्छा 2 फोर्स हों, 2 एरिया हो, 2 प्रेशर हो, तो F1 F2 इस तरह यूज़ कीजिएगा। पिस्टन का एरिया है, एरिया की यूनिट्स मीटर स्क्वायर, 2 डायमेंशनल। एरिया ऑफ अदर पिस्टन, एक छोटा पिस्टन होता है एक बड़ा पिस्टन होता है, क्योंकि छोटे पिस्टन से प्रेशर डालते हैं तो वो ट्रांसमिट होता है, आगे बढ़ता है बड़े पिस्टन तक। अब आगे वो बोल रहा है कि प्रेशर क्या होगा जो फ्लूइड में मूव किया, और दूसरा फोर्स। तो ये पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है। देखें पहली फोर्स दी हुई थी 20, F1 हो गया। छोटा पिस्टन जिसका, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है स्मॉल पिस्टन, आपको और मुझे कैसे पता चला? जिसकी छोटी वैल्यू दी हुई है वो स्मॉल पिस्टन होगा, जिसकी बड़ी वैल्यू दी है वो बड़ा पिस्टन होगा। तो अब A1 A2 इसका एरिया हो गया, A फॉर एरिया। अब प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला याद कर लें, बचपन में भी पढ़ा होगा कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। तो पहले पार्ट के लिए प्रेशर आ गया 20, F1 था, और एरिया 0.2 था, डिवाइड किया 100 पास्कल। अच्छा इसको आप जो है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि पास्कल जो है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। ठीक हो गया। आगे वो कह रहा है कि वो फोर्स कितनी आगे गई उस पिस्टन पे, तो फोर्स ऑन द पिस्टन। अब फोर्स के लिए अगले पिस्टन पे गई है, तो अगला पिस्टन तो 2 है, तो 2 की प्रेशर, 2 की फोर्स, 2 का एरिया। तो अब इसमें फोर्स अननोन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फार्मूला बन गया। अब P2 की वैल्यू, अच्छा अब यहाँ पे पास्कल्स लॉ आया, कैसे? क्योंकि यही जो प्रेशर आएगा यही आगे ट्रांसमिट होगा और इक्वल रहेगा। ये जो आ गया कि प्रेशर इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड कंटेनर। तो अब यहाँ पे P1 P2 बराबर हैं, तो अब इसकी वजह से हमने अब यहाँ पे जो P1 की वैल्यू आई है वो इस्तेमाल करेंगे P2 की जगह पे। तो अब ये देखें आप, P2 को मैंने P1 कर दिया और A2 अपनी जगह रहा, क्योंकि दूसरा पिस्टन बड़ा है, उसका एरिया बड़ा है। अब जो प्रेशर आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन का डाटा बन गया, इसको 100 रखा, एरिया
बड़े पिस्टन का 2 था रखा, 200 फोर्स आती है न्यूटन में, तो आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना, ज़रूर बताइएगा। आगे कह रहे हैं एक पानी की पाइप है, घरों में होती है, बिल्डिंगों में होती है। कह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे उसके अंदर प्रेशर है 4 एक्सपोनेंट 5, जबकि 3 मंजिलें ऊपर जाकर उसका प्रेशर कम हो जाता है, गिर जाता है 2 एक्सपोनेंट 5। तो कह रहे हैं बताएं कि कितनी ऊंचाई है तीनों फ्लोर की, या दूसरे लफ्ज़ों में ग्राउंड फ्लोर से लेके 3rd फ्लोर तक की, और इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे रहा है। सही है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, और वो है पास्कल्स लॉ के मुताबिक ये कि अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी के साथ और ग्रेविटी के लिहाज से मूवमेंट हो रही हो, यानी कि ज़मीन के मुखालफत में या ज़मीन के फेवर में, तो ये चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला है। ये भी पास्कल लॉ है, ये भी पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ एक है, लेकिन उसके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन एक से ज़्यादा है। अब ग्राउंड फ्लोर का प्रेशर, टॉप या 3rd फ्लोर भी लिख सकते थे, उसका प्रेशर, डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का सिंबल ये रॉ है, सही से बनाइएगा। इसके यूनिट्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कभी खुद मालूम करने कहते हैं डेंसिटी, तो मास के किलोग्राम, वॉल्यूम के 3 डायमेंशनल मीटर क्यूब। सही है। अब पास्कल्स लॉ अप्लाई करें, ये वाला फॉर्मूला, ये लिस्ट बनाते जाइएगा। ये एक फॉर्मूला आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एक ये आ गया, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा मतलब चेंज, रॉ GH। अब हमें चाहिए H, हाइट, कितनी ऊंचाई है तीसरी मंजिल की, तो उसके लिए H को फॉर्मूला मेकिंग कर रहे हैं, रॉ G अपॉन में चला गया। चेंज, अब यहाँ ख्याल रखना है कि बड़ा प्रेशर कौन सा है, ये ग्रेटर या हायर प्रेशर है, ठीक है, और ये स्मॉलर है या लो प्रेशर है। सही है। तो अब उल्टा माइनस नहीं कर दीजिएगा, वरना हाइट माइनस में आ जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा। समझे बात। तो अब इसमें क्योंकि बच्चे यूँ याद कर लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे मत कीजिएगा, ज़्यादा में से कम, ताकि नेट डिफरेंस प्रेशर का पॉजिटिव आए। अब माइनस किया, कैलकुलेटर चलाएं या नहीं भी चलाएं, सिखाऊं। 4 - 2 की कॉमन है पावर, एक्सपोनेंट कॉमन आ जाएगा, 4 - 2 2 हो गया। रॉ की वैल्यू सवाल में से उठाई, जी की वैल्यू 9.8 चलाएं। अच्छा, जी की वैल्यू याद रखिएगा, वो गिवन नहीं करेगा क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में। कैलकुलेटर अब चलाया हमने, तो डिवाइड करके आ गया 20 मीटर। अच्छा, डेसिमल में कुछ आ रहा हूँ यूँ 20.4, 20.3, आप वो लिख सकते हैं, लेकिन राउंड ऑफ के 20 मीटर ऊंची तीसरी मंजिल है। इज़ द हाइट ऑफ द 3rd फ्लोर। आसान लग रहा है। ओके। तीसरे में कह रहा है स्मॉल पिस्टन, इसी की डुप्लीकेट आगे जल्दी जल्दी कर लें, पहले का डुप्लीकेट आ गया। कह रहे हैं पहले पिस्टन की एरिया, अच्छा इसमें बस ये मेहनत होगी, कन्वर्जन में सिखाऊंगा, देखिएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट मीटर स्क्वायर। अब स्मॉल पिस्टन का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम 1 सेंटीमीटर को जब मीटर बनाते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, ऐसे ही है। तो अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, तो मतलब हो गया 2 मरतबा 100 से डिवाइड होगा। डिवाइड ही लिख दूँ ताकि कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि मल्टीप्लाई कर दिया तो ख़त्म ही हो जाएगा 100। तो देखिए 2 दफ़ा। इसी तरह कभी मालूम करना हो आपको स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई 2 दफ़ा करेंगे, क्योंकि एरिया है 2 डायमेंशनल। ये बारीकी समझ में आई। क्योंकि ये एक स्टूडेंट गलती कर सकता है कि उसको सेंटीमीटर दिखा, स्क्वायर को अहमियत नहीं दी, एक दफ़ा डिवाइड कर दिया, आधा कन्वर्ट हुआ आधा नहीं हुआ। ओके। तो अब ये 10 डिवाइड बाई 100 2 दफ़ा, कन्वर्जन भी अपने साथ लिख लें। कैलकुलेटर चला लें या ना भी चला, मैं सिखा दूँ। 0 से 0 गया, 1 2 3, 3 0 नीचे, उल्टा होके -3। आप देखते हैं सर कम से कम कैलकुलेटर चलाते हैं, भले लगता है कि सामने सॉल्व हुआ हुआ है, लेकिन बता भी रहा हूँ कि कैलकुलेटर के बगैर काम कैसे होता है, तो आप भी समझें। अप्लाइड फोर्स, यानी जो इधर से छोटे पिस्टन में फोर्स गई वो F1, और जो प्रेस करके दूसरी तरफ पहुँची, जिसको दबा रहे हैं जिस इक्विपमेंट को या जिस जो है वो मॉड्यूल को, तो वो F2 हो गया। तो ये और वो सही है। एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन A2, यानी 1 1 छोटे पिस्टन का पहले का, 2 2 बड़े पिस्टन के बाद का। यानी आप इस तरह लिख भी सकते हैं, 1 जो है स्मॉल पिस्टन है और 2 जो है वो लार्ज पिस्टन है। वरना जैसे मैंने एक दफ़ा याद हो आपको डायनेमिक्स कराया था, उसमें बुलेट और गन 1 2 उल्टा पुल्टा ले लेंगे, सारा छोटा सवाल भी गलत हो जाएगा। पास्कल लॉ लगा फिर से वही वाला कि प्रेशर बराबर होता है ट्रांसमिट होने में एक जगह से दूसरी जगह। तो अब P1 हो गया F1 अपॉन A1, P2 हो गया F2 अपॉन A2। क्या चाहिए हमें? सेकंड पिस्टन का एरिया।
वर्ड मस्ट बी द एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन, बड़े का पिस्टन का एरिया चाहिए तो एरिया। फार्मूला मेकिंग, A2 उधर गया, A1 उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई F1 अपॉन में, अब पुट एंड गेट 4800 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि 4800 हमारी फोर्स थी और 10 की पावर 3। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 1 इंटू आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पे, तो 1 कोफिशिएंट लिखना ऑप्शनल होता है, मर्जी आप लिखे ना लिखें। बाकी अब कैलकुलेटर यहाँ पे देखें, मैं भी कैलकुलेटर चलाऊँगा कि 4800 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाई 50। अच्छा अब यहाँ पे आंसर ये हो गया है। एक चीज़ बता रहा हूँ कि क्यों मैंने ये किया है, ये मैं शायद बता भी चुका हूँ चैप्टर 2-3 के टाइम में, कि टीचर जो है वो फेमिलियर होता है कॉमन गिनतियों के और स्टूडेंट भी जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इतने सारे ज़ीरोज़ के हम आदी नहीं होते, 0.00 या 0.0, तो इसको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको कन्वर्ट करेंगे और लिखकर। अच्छा आप सोचोगे कन्वर्ट कैसे किया, इसी का काउंटर, क्योंकि यहाँ पे देखें छोटे से बड़े में गए तो डिवाइड, स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में डिवाइड। अब लार्जर से स्मॉलर यूनिट यानी मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 2 दफ़ा 100 से, समझ आया ये चीज़। तो 2 और 2 4 ज़ीरो का क्या मतलब होता है, इतने सारे ज़ीरो के बजाय लिख दिया 10 की पावर 4। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड टेकिंग लेक्चर। अब इसको कैसे किया, 4 पावर 1 2 3 और 1 0 इंसर्ट। ये बता रहा हूँ कैलकुलेटर का बगैर आप कैलकुलेटर यूज़ करें, मैं अपना बता रहा हूँ कि दिमाग को खोलना है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम करें। देखिए अब यहाँ पे पावर 4 है, पॉजिटिव है, राइट पे 4 चले जाएँ तो 1 2 3 के बाद गिनती ख़त्म हो गई, वैल्यू ही ख़त्म हो गई, तो 1 0 इंसर्ट किया 960। देखिए कैलकुलेटर रखा हुआ है, दिमाग खुल रहा है माशाल्लाह से। तो एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन। ओके, 4th क्वेश्चन पे आ जाए। मैकेनिकल एडवांटेज हाइड्रोलिक जैक। अब हाइड्रोलिक जैक है जो गाड़ी उठाता है, कह रहा हूँ उसकी मैकेनिकल एडवांटेज 420 है। अजीब सी गिनती है ना, 420 420। बताएं कि वो हैवीएस्ट भारी से भारी गाड़ी जो उठा सकती है, अगर हम उस पर अप्लाई कर दें 55 न्यूटन की फोर्स। मैकेनिकल एडवांटेज को आमतौर पे MA से लिखते हैं 420, अप्लाइड फोर्स है 55 न्यूटन। अच्छा यहाँ पे मैंने अप्लाइड को F1 F2 लिखा नहीं है, इसलिए कि अप्लाइड का मतलब जो हम प्रेशर लगाएंगे या जैक पे लगाएंगे, और आउटपुट फोर्स या प्रेशर का मतलब होगा जो गाड़ी उठेगी उसका, यानी यहाँ से वहाँ जो फोर्स जाएगी, इनपुट आउटपुट, समझे, इनपुट आउटपुट। अब गाड़ी जो उठेगी उसका तो वज़न चाहिए, तो वेट। अब आप लोगों ने मैट्रिक पढ़ी है माशाल्लाह कि वेट इज़ अ फोर्स, तो वेट और फोर्स इक्विवेलेंट है। कंफ्यूज ना हो जाए बच्चा कि वेट का सोचा अरे पैस्कल लॉ में तो कोई वेट का फॉर्मूला ही नहीं है, तो वेट इज़ इक्वल टू फोर्स। अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लिखें जल्दी से अपने पास, लिस्ट बनती आ रही भाई बच्चों, सिर्फ न्यूमेरिकल देखें नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स, यानी वेट आउटपुट अपॉन फोर्स इनपुट। ये वेट है, इसको वर्क मत समझ आइएगा, वेट जो उठाया गया वज़न न्यूटन में। अब हमें चाहिए क्या, कितनी गाड़ी उठाई उसने वज़न वाली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पुट एंड गेट का सवाल हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज 420 दी हुए वो रखें, कितने अप्लाइड फोर्स लगी थी जैक के निचले हिस्से में, 55 मल्टीप्लाई करें, तो ये भारी से भारी यानी 2.31 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन, यानी ये वो भारी से भारी गाड़ी है जो वो उठा सकता है हाइड्रोलिक जैक। सही है, तो ये 2 न्यूमेरिकल और हैं, मैं आपके लिए मूव करूंगा थोड़ा, तो देख। क्वेश्चन नंबर 6, अ कैनाल लॉक गेट इज 20 मीटर वाइड। कोई नहर है, उसके ऊपर जो आड़ या बाड़ लगाते हैं दरवाज़ा, कि जितना पानी चाहिए वो खोलेंगे तो आगे जाएगा, उसका जिक्र है कि उस गेट की जो चौड़ाई है 20 मीटर है और जो गहराई है वो 10 मीटर है, यानी ये इसकी चौड़ाई हो गई 20 मीटर और गहराई जो पानी के अंदर जाएगा वो हो गया 10 मीटर। सही है। अब वो कह रहे थ्रस्ट बताएं जो उस दरवाजे के ऊपर लगे। अच्छा, अब यहाँ से ख्याल रखिएगा, यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है। ये पीछे के जो टॉपिक थे ये था पास्कल्स लॉ, अब यहाँ से टॉपिक चेंज हो गया, आएगा थ्रस्ट या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि जो अब थ्रस्ट बॉयंसी का कॉन्सेप्ट है ये आर्किमिडीज ने दिया था। तो यहाँ से आप
थ्रस्ट भी बना सकते हैं, यानी ये दो न्यूमेरिकल थ्रस्ट के हैं, फिर उसके बाद जो बचेंगे वो हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। कैटेगरी वाइज करा रहे हैं तो आपके ऊपर जाएगा ये कि यहाँ से अब कैटेगरी 2 शुरू हो गई, थ्रस्ट यानी अब थ्रस्ट या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सही है, आगे आ जाए भाई। तो कह रहे हैं पानी जो उस पर दबाव डाल रहा है उसकी डेंसिटी है 1000। अच्छा देखें, लिखने के दो स्टाइल हो गए। पानी की डेंसिटी एक्सपोनेंट में लिख दें, 3 0 हैं तो 1 एक्सपोनेंट 3, नहीं तो 1000। ओके, अब चौड़ाई जो है वो 20 है, गहराई, अच्छा अब गहराई जो होती है वो ऊंचाई होती है अगर पानी में किसी चीज़ को आप डुबोएंगे तो डेप्थ इज़ हाइट, ये समझिएगा, डेप्थ इज़ हाइट, ये इशारा देख रहे हैं आप, डेप्थ इज़ हाइट। ओके, अब डेंसिटी दी हुई है। अब आपको इस फॉर्मूले को जो देख चुके थे आप पहले वही है, लेकिन वहाँ पे मैंने पास्कल लॉ क्यों बोल दिया उसको और यहाँ पे नहीं, इसलिए कि यहाँ पे अब थ्रस्ट जो आ रहा है वो पानी का दबाव है या उसका उछाल है, तो इस वजह से, वरना जो लग रहा हो फॉर्मूला एक है। अब थ्रस्ट इज द थ्रस्ट, थ्रस्ट कहते हैं दबाव का, अब थ्रस्ट कहते हैं जो किसी चीज़ में नीचे से ऊपर की तरफ आए। अब ये दोनों बराबर बातें हैं। अब इसको इसी तरह समझें कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, तो F जो थ्रस्ट है वो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। अब प्रेशर जो होता है रॉ जी एच होता है, यहाँ से फॉर्मूला लिस्टिंग में आपको करा चुका हूँ। अब यहाँ पे चूँकि दो प्रेशर थे तो डेल्टा पी लिखा, यहाँ पे एक है तो एक लिखा, ये सब आपको एडजस्ट करना है फर्स्ट ईयर में कि रॉ तो डेल्टा क्यों लगा रहे हैं, डेल्टा क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब प्रेशर इज रॉ जी एच और एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, चौड़ाई लंबाई, तो सही है। अब पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल, रॉ रखा डेंसिटी 1000, जी 9.8, हाइट कितनी बताई भाई 10, ये हाइट है ये विड्थ है, सही है। और एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो 10 इंटू 20। अब ख्याल रखिएगा जो हाइट है वही लेंथ है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं अगर, तो आप इसको d लिखें या h लिखें, ये वाली जगह को। मैंने l जो लिखा है गलत नहीं लिखा है, समझाने के लिए वो है कि लेंथ इंटू ब्रेड का बच्चा आदि होता है एरिया में, तो सिंबल्स जो है कंफ्यूजिंग नहीं है, असल है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सही है, तो आप l भी लिख सकते हैं h भी। अब वैल्यू रख दें, l हो या h हो उसकी वैल्यू क्या है 10, विड्थ जो है उसकी वैल्यू क्या है 20। कैलकुलेटर चाहें धड़ 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 आंसर। अच्छा अब एक चीज़ बता दूं, इस सवाल का आंसर बुक में गलत है, करेक्शन, क्योंकि बुक वालों ने इसका आंसर लिख दिया है कुछ इतना। अब अगर आप गौर करें तो ये हिस्सा जो है ना, सिर्फ ये तो प्रेशर दे देगा, जो ब्रैकेट लगा दिया मैंने, इसको कैलकुलेट करें अपने कैलकुलेटर से, शायद ये वैल्यू आ जाएगी 98, हाँ 98 के बाद 4 0 होंगे या 3 0 होंगे, सही है। वो आंसर लिखा हुआ है बुक में, तो वो आंसर लिख दिया उन्होंने सिर्फ प्रेशर का, यानी कि उसको थ्रस्ट निकालना रह गया, यानी इनकम्प्लीट आंसर है, इतना हिस्सा आंसर है। तो बुक की करेक्शन कर लीजिएगा। ये देखें, ये सब भी सिखा रहा हूँ कि बुक में कुछ लोग होते हैं आंसर मेरा क्यों नहीं आ रहा, तो मिस प्रिंटिंग हो जाती है, नई बुक आई है। अगला है कि एक टैंक है 4 मीटर जिसकी लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई है और 2 मीटर गहराई है, यानी रेक्टेंगुलर टैंक है, इस तरह का मंजरनामा है। समझ गए भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब 4 मीटर लंबा, सही है भाई, इधर लगाएं इसको 4 मीटर को, फिर 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा, समझ गए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई को गहराई भी कहते हैं। अब कह रहे हैं उसको पैराफिन तक, पैराफिन एक मटेरियल होता है, उसको पूरा ऊपर तक भर दिया है, उसका ब्रिम तक, ब्रिम कहते हैं उसके बिल्कुल लबालब, अगर उर्दू में सुना हो कभी, लबालब भर दिया है। इसकी डेंसिटी पैराफिन की 800, अच्छा हर मटेरियल की डेंसिटी अलग होगी, पानी की 1000 थी, इसकी 800 है, ये गिवन होगी, डेंसिटीज़ आपको याद नहीं करनी है। अब आगे कह रहे हैं प्रेशर बताएं कितना आ रहा है उस बेस पे, यानी उस टैंक के बॉटम पे, पेंदे पर, और दूसरे नंबर पे पूछ रहा है कि इसका थ्रस्ट भी बताएं, यानी प्रेशर भी पूछ रहा है, थ्रस्ट भी पूछ रहा है, सही है। अच्छा अब आपको समझ में आएगा कि इस सवाल की गलती क्या थी, क्योंकि देखिए इसमें प्रेशर अलग पूछा है तो देखिए प्रेशर का अलग आंसर आया, थ्रस्ट अलग पूछा है तो देखिए थ्रस्ट का अलग आंसर आया। उसमें पूछ रहा था थ्रस्ट
प्रेशर बैकग्राउंड में था, तो देखें बुक में बैकग्राउंड वाला आंसर आ गया, फोरग्राउंड वाला रह गया। लेकिन चले मैं ये आपको किताबें लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, थोड़ी बारीकियाँ बता रहा हूँ कि हर वक्त सही नहीं होते न्यूमेरिकल के आंसर, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो लेंथ, विड्थ, डेप्थ, डेंसिटी सही हो गया। प्रेशर पूछ रहा है और थ्रस्ट पूछ रहा है, इसका रिवीजन है, कर ले फिर भी। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज वेट, फोर्स इज वेट अभी बताया था, फोर्स इज वेट, ठीक है। वेट इज mg, सही, फोर्स इज वेट एंड वेट इज mg, ओके हो गया। अब ये बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये देखें मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वो नहीं देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फिर लिख देता हूँ कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें तो मास से मतलब नहीं है, तो मास को हटाने के लिए करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब एक नया फॉर्मूला बन गया अच्छा सा कि डेंसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जी अपनी जगह, नीचे एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब वैल्यूज़ रखें, अच्छा एल और बी की वैल्यू रख के कैंसिल कीजिएगा। अगर कैंसिल वैसे कर देंगे आप फार्मूले को, तो फार्मूले को कैंसिल करने का वो कहेगा मैंने दिया क्यों था जब आपको यूज़ ही नहीं करनी थी वो वैल्यू, समझिए पॉइंट। यानी एक बच्चा वहाँ पे एल और बी को ही कैंसिल कर दे कि यार ये तो कट रहे हैं, वैल्यू रखने के बाद कैंसिल करें ताकि पता चले कि मैंने जो वैल्यू दी वो यूज़ तो। ये वैल्यू रख के मैंने कैंसिल कर दिया। बाकी अच्छा इसमें भी बता दूँ, इसमें भी एक गलती बुक के अंदर, अगर आप इसका बुक का आंसर लाना चाह रहे हैं तो आपको G10 लेना पड़ेगा, तब बुक का आंसर आएगा। अब ये थोड़ा सा फ्लो है हमारी बुक में, इसको कहते हैं झोल है, क्योंकि देखिए मुसलसल G 9.8 हम ले रहे हैं और आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे 10 ले लिया। अब ये स्टूडेंट भी परेशान, टीचर भी परेशान। तो इसका तरीका बता दूँ, 9.8 की एक आदत बना लें पूरे फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में, कोई इंशाल्लाह गलती नहीं होगी और ना गलत करेगा टीचर। तो ये मैंने देखे 9 पॉइंट, क्योंकि मैं भी अगर 9.8 चलाते चलाते अचानक से 10 लाता, आप में से कुछ स्टूडेंट कहते भाई हम जा रहे हैं क्या मुसीबत है, अलग अलग बताए चले जा रहे हैं। तो ये 9.8 रखें, आंसर आ गया। बुक में 16,000 या कुछ आंसर है, वो उसी वक्त आएगा जब आप 10 लेंगे जी को। तो अब चॉइस इज़ योर्स कि आप आंसर के पीछे जा रहे हैं या मेथड और कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग के पीछे जा रहे हैं, चॉइस सही है। तो ये प्रेशर आ गया। थ्रस्ट क्या था, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया, एरिया समझ गए ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई। ब्रेड्थ को आप बी भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। इसको आप अगर ब्रेड्थ लिख देंगे तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी, चौड़ाई। क्लियर। अब कैलकुलेटर चलाएं तो यहाँ पे 1.8, इसका भी आंसर फ़र्क होगा थोड़ा, 1.9 होगा बुक में उसी वक्त जब यहाँ पे 16,000 आएगा। तो असल ये नहीं था कि आंसर हम मैच करने के चक्कर में न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं। ये रब होके 4 न्यूमेरिकल बाकी हैं, देखें 6 हुआ, 7 हुआ, लग रहा होगा पीछे 5 नहीं हुआ है। अब 5 के साथ वो होंगे न्यूमेरिकल इंशाल्लाह, वो हैं सारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, जाइएगा नहीं। ये लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स देख लें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हैं, ये कैटेगरी बना लीजिएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें कहा जा रहा है अ फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज इज 30 फीट वाइड, 85 feet long and 15 feet deep. How many cubic meters of water will displace if the top stays 1 meter above the water? And what load in tons? टन में दे दिया, ये नया यूनिट है। और आगे वो कह रहा है कि अगर एम्प्टी बार जो है वो वेट करता है 160 टन्स। रिवर बार जो है वो लोड उठाने वाला या वज़न उठाने वाला जो है होता है, उसकी जो है उन्होंने जो है डायमेंशंस दी हुई हैं। अब डायमेंशन दी हुई है फिट में, इसमें कन्वर्जन सही से लिखिएगा, और मालूम करने कह रहा है मीटर क्यूब में। तो इसका मतलब हमें फिट का और मीटर का रिलेशन आना चाहिए। और फिर आगे वो टन्स में दे रहा है, हम टन के आदी नहीं होते, हम किलोग्राम वगैरह के न्यूटन के आदी होते हैं। तो अब ज़रा इसकी कन्वर्जन देखिएगा और कैलकुलेशन। विड्थ दी हुई है फिट में, इसको मैंने मीटर बनाया। 1 फीट में 3.3 मीटर्स होते हैं, वैसे एग्जैक्टली तो 3.28 होते हैं, लेकिन राउंड ऑफ कर देंगे आप, तो ये वाला यूज़ करें 3.3।
यानी फुट स्केल देखा होगा, तो 1 फुट जो होता है उसमें, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 1 मीटर में जो है 3.3 फीट होते हैं। सही जी, यानी 1 मीटर जो होगा, कभी कपड़े वपड़े ख़रीदने गए हो तो उसमें जो मीटर होता है उसके अंदर 3.3 फिट होंगे, यानी मीटर बड़ा यूनिट है और फिट छोटा यूनिट है। तो अब छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 3.3 से डिवाइड होगा, तो 30 को 3.3 से डिवाइड किया, इसमें मीटर आ गया। तो अब 85, 15 इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे तो मीटर में पहुंच जाएंगे। सही है। अब वो कह रहा है कि वो जो बार्ज है, यानी वो जो कश्ती नुमा चीज़ है, उसको 1 मीटर वो पानी से बाहर है, बाकी पानी में डूबा हुआ है, यानी वज़न है होगा उसका अपना, और उसके ऊपर मज़ीद कुछ डाल देंगे तो और वज़न हो जाएगा। सही है। तो अब यहाँ पे ये टोटल डेप्थ 15 फीट है, ये जो लिखी हुई है, लेकिन 1 मीटर जो है वो पानी से बाहर है, मतलब पूरा डूब ही जाएगा ना, समझे। डूबाना थोड़ी है, उसके ऊपर तैरता है ना वो, इसको फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब देखिए ये सारे मीटर बने, तब ये वाला 1 मीटर जो है वो सॉल्व होगा ना, क्योंकि सेम यूनिट्स होने चाहिए। ठीक हो गया। वेट ऑफ एम्प्टी बार्ज दिया है उसने टन में, तो अब चूँकि वो पूछ रहा है टन में, लोड इन टन्स, तो हम इस वाले टन को कन्वर्ट नहीं करेंगे। सही है। अब वॉल्यूम मालूम करना है मीटर क्यूब में और लोड मालूम करना है टन में। सही हो गया, 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हो गई। अब वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ या हाइट। सही, डेप्थ का मतलब हाइट। लेकिन अब यहाँ पे नेट डेप्थ जो होगी वो टोटल डेप्थ, यानी टोटल डेप्थ उस बार्ज की जो है, और अब इसमें से इतना जो है ये पानी से बाहर है, यानी ये वाला हिस्सा जो है ये तो पूरा बार्ज हो गया, समझ रहे हैं, और ये पूरा जो है पानी हो गया, समझ रहे हैं। तो अब ये वाला जो 1 मीटर का हिस्सा है ना, ये पानी से बाहर है, यानी पानी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। और बार्ज पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो अब इतना हिस्सा बाहर हो गया, तो नेट डेप्थ क्या बनी, जिसको हमें कैलकुलेट करना है, वो माइनस करके आएगी। तो नेट डेप्थ हमारी माइनस करके आई 4.54 जो पानी के अंदर है, और 1 मीटर जो बाहर है उसका माइनस। बस ये बारीकी है, बाकी ये सवाल सीधा है कि नेट डेप्थ जो होगी वो डिफरेंस ऑफ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एंड डेप्थ और हाइट अबव द सरफेस ऑफ वाटर। सही है। इसको सबमर्ज कहते हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया मीटर क्यूब में। अब पता नहीं मीटर क्यूब बनाया था ताकि मीटर क्यूब में ऑटोमेटिक वॉल्यूम आ जाए। सही हो गया। अब वेट इज़ इक्वल टू फोर्स, जिसको बायोंट फोर्स कहते हैं। ये बायोंट फोर्स होती है, ये जो होती है बायोंट फोर्स होती है। अब ये बायोंट फोर्स जो होती है ये वेट के बराबर है, तो रॉ जी वी अभी पीछे भी फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। अब डेंसिटी ऑफ वाटर इस सवाल में दी भी नहीं है, लेकिन पीछे जो 2 सवालों में वही वाटर की डेंसिटी आप उठा लेंगे, यानी 1000 जी रख देंगे, वी जो है वो रख देंगे। अब यहाँ पे मसला हुआ कि ये जब हमने एसआई यूनिट यूज़ किया तो ये फोर्स तो न्यूटन में आ गई, उसने फरमाइश की हुई है टन के अंदर। अब आपको न्यूटन का टन से ताल्लुक़ पता होना चाहिए, इसके लिए कन्वर्जन लिखें कि एक जो टन होता है ना, इसको कहते हैं 1 मैट्रिक टन। ये लफ्ज़ कभी आपने सुना हो? तो 1 मैट्रिक टन जो होता है ना, इसमें 1000 किलो होते हैं, यानी 1000 किलो। 1 टन का मतलब 1000 किलो। अब 1000 किलो तो हो गया मास। ठीक है। अब इसको अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या 9.8 से, तो कितना आ जाएगा भाई, 9800। तो इसका अंदर ये बन गया आपका मैट्रिक टन का न्यूटन। न्यूटन समझ गए, क्योंकि मास से वेट तक पहुँचे तो मास के यूनिट्स किलोग्राम, वेट के न्यूटन। अब ये अगर समझ में आ गया तो ये आपको समझ में आ गया कि न्यूटन को 9800 से डिवाइड क्यों किया। यानी आप ये रिलेशन यहाँ लिख भी सकते हैं कि 1 टन इज़ इक्वल टू 9800 न्यूटन। तो खुद न्यूटन से टन जाने के लिए डिवाइड बाई 9800 कन्वर्ट आ गया, ये टन में आ गया। लेकिन अब ये तो टोटल वज़न आ गया। उसने पूछा है कि उसके अंदर कितना वज़न रख सकते हैं, यानी बार्ज के अंदर। ये तो बार्ज के टोटल वज़न आ गया ना, बार्ज भी तो था उसमें, खाली जो बार्ज होता है, क्योंकि खाली बार्ज जो है उसका भी तो वज़न है, तो अब उसके ऊपर जितना आएगा, यानी यूँ समझे कि मैं कश्ती में बैठा हूँ, तो कश्ती का मेरे साथ वज़न टोटल है और मेरा वज़न सिर्फ लोड है, तो माइनस करूँगा तो मेरा वज़न आएगा ना, ये चीज़ हमें चाहिए। तो अब लोड ऑन बोट आएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड
क्योंकि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, यानी जितना वज़न आप किसी लिक्विड या फ्लूइड की सतह पे रखेंगे उतना ही वज़न वो अपने वज़न के बराबर डिस्प्लेस कर देगा उस लिक्विड का। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। तब लोड ऑन बोट आ जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस माइनस वेट ऑफ एम्प्टी बोट, यानी जो उसने पानी को हटाया यानी वज़न हटाया, तो ये वज़न हटाया क्योंकि वो बाउंड फोर्स के बराबर हटाएगा। जितना वज़न वो नीचे डाला होगा उतने ऊपर आ रहा होगा, तो वो उसने हटा दिया पानी। तो ये हमने जो निकाला वो 828 पॉइंट, सही है। ये वाला 828, वो वाला नहीं देखें, ये वाला देखें। इत्तेफाक की बात है दोनों 828 लग रहे होंगे। ये 828 इससे डिवाइड करके आया। ये वाला टन में से टन को माइनस किया खाली वाली कश्ती का, तो ये हमारी बोट लोड उठा सकती है। अब बुक वालों ने इसमें भी गलती की, यानी इस चैप्टर के आंसर्स में बहुत सारी गलती है, बहुत एहतियात रखिएगा, क्योंकि उन्होंने 820 न्यूटन टन आंसर लिख दिया है बुक वालों ने। तो इसका मतलब ये है कि वो भरी हुई कश्ती के साथ उन्होंने बता दिया, उसमें जबकि पूछ रहे लोड है, तो ये 668 होगा। बुक का आंसर नहीं देखिएगा। अच्छा, ये और ये एक जैसे हैं, बस जल्दी से फारिग करें। इसमें कन्वर्जन्स की वजह से टाइम लगा, इसमें नहीं लगना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कश्ती है 4 मीटर चौड़ी, 8 मीटर लंबी और 3 मीटर गहरी, कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, इसमें भी था कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, सही हो गया। कितना जो है खाली कश्ती का वज़न दिया हुआ उन्होंने 8.6। अब वो कह रहे हैं उसमें कितना लोड डाल सकते हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, एक जैसे दो, ठीक हो गया। टाइम बचाएं। तो ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इससे हम जल्दी से निकाल लेंगे वॉल्यूम, और ये जो वेट दिया हुआ है इस वेट को अपने आए हुए बाउंसी या अपथ्रस वाले वेट से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना लोड उस कश्ती में मज़ीद आ सकता है। तो जल्दी से देख लें, इसमें कन्वर्जन नहीं होगी क्योंकि मीटर 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 न्यूटन। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने फिर तंग करने के लिए दी, थोड़ी सी है, वो वेट डेंसिटी दी हुई है। अब वेट डेंसिटी जो है एक तरह का प्रेशर होता है, क्योंकि कितना वेट कितनी जो है डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। तो अब ये गौर से देखें, ये फोर्स है, ये एरिया है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर हो गया। तो प्रेशर को गायबाना वो दे रहा है डेंसिटी, वरना एक बच्चा डेंसिटी के वर्ड को देख के डेंसिटी वाला सिंबल बना देगा, ये जो हमने किया था ये, और वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बस इस एक चीज़ का, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं डेंसिटी को जी से मल्टीप्लाई करके पी बना दूँगा, क्योंकि वेट डेंसिटी है ना, इसलिए। बाकी अब देखें जल्दी से, एल बी वही पुराना। अब 8 × 4 इस सवाल का डाटा उठाएं। कितनी टोटल उसकी गहराई थी 3, और इसमें भी बोला है कि 1 मीटर पानी से ऊपर है कश्ती, बना कश्ती डूब जाएगी अगर पूरी नीचे पानी में चली जाएगी। तो ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो नेट डेप्थ आएगी, टोटल डेप्थ माइनस द डेप्थ विच इज़ अबव द सरफेस ऑफ वाटर। माइनस किया, कैलकुलेटर चलाया, तो ये आ गया जो पानी वो डिस्प्लेस करेगी। अब ये वाटर जो डिस्प्लेस होगा वो उसके वेट के बराबर होगा जो उस कश्ती का वज़न है। तो अब वाटर वेट डिस्प्लेस्ड इज़ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, यानी ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, वही चीज़ है ये, परेशान ना हो। क्योंकि देखें रॉ क्या है, डेंसिटी, ठीक है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सही है, वी क्या है, वॉल्यूम। तो देखें वी वॉल्यूम आ गया, उसके बाद डेंसिटी, उसके बाद जी, ये तीनों चीज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। अब रॉ इंटू जी जो है वो पी होता है, नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पे ये जो उन्होंने वेट डेंसिटी दी है वो प्रेशर है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ना। नहीं समझ रहे, क्या हो गया आप लोगों बच्चों। W लिखा मैंने PV, सही है, W होता है फोर्स, सही है, वेट इज फोर्स, ठीक है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नो, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब एरिया वेट डेंसिटी दिया हुआ है ना इसने, तो एरिया वाली चीज़ जो है हमारे यहाँ पे प्रेशर बन जाएगा। पॉइंट समझे, ये चीज़ ओरिजिनल तो होता है इस फॉर्मूले से तो V आ रहा था, लेकिन उसने वेट डेंसिटी दिया, वॉल्यूम डेंसिटी नहीं, वेट डेंसिटी, इसलिए 2 डायमेंशन हो गई, ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ रख दें, P की जगह जो दी हुई है 9800 वो, V की जगह जो हमने निकाला 64 वो, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया न्यूटन में। लेकिन ये तो टोटल वज़न आ गया कश्ती का, डिस्प्लेस सारा। तो अब लोड कितना आ सकता है, डिस्प्लेस जो उसने किया वज़न अपने वज़न की वजह से, और प्लस खाली कश्ती का जो वज़न है वो, तो माइनस करेंगे, खाली कश्ती का वज़न उसने दिया होता है 8.6, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कि कितना वज़न वो उठा सकती है अपने ऊपर, ठीक है। अब देखें खुद ही समझें, ये अगर बुक का आंसर सही है
तो माइनस करेंगे तो आएगा ना, उन्होंने उसमें माइनस के बगैर ही लिख दिया पिछले में। 2 सवाल और देख लें। अच्छा, ये बाउंसी इन एयर, ये गैसेस का है, ये दोनों न्यूमेरिकल लिक्विड के हैं, कैटेगरी बना ली। ये लिक्विड की आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हो गई, और ये दोनों गैस की है, यानी गुब्बारे जो होते हैं, हॉट एयर बैलून, उसका इन सवाल में जिक्र है। अब वो कह रहे हैं हॉट एयर बैलून है जिसका वॉल्यूम हम आपको दे रहे हैं 2200 मीटर क्यूब, और डेंसिटी हवा की जो है, ठंडी हवा की 20 डिग्री। अच्छा, टेम्परेचर दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा कि ठंडी हवा, गर्म हवा, क्योंकि हॉट एयर बैलून होगा तो वहाँ पे गर्म हवा आ जाएगी ना। तो अब उसने ठंडी हवा का जो है डेंसिटी दी हुई है 1.2, और गर्म जो इनसाइड है बैलून, क्योंकि हॉट एयर बैलून है तो अंदर गर्म हवा आएगी ना, उसके अंदर 0.94। अब वो कह रहे हो कितना वेट इस गर्म हवा से उठेगा। कभी वो देखो पैसेंजर बैलून या कार्गो बैलून, वो वज़न उठाता है गर्म हवा के दम पर, उसमें इंजन नहीं होगा, गर्म हवा उठाएगी उस चीज़ को। वॉल्यूम दिया हुआ था, डेंसिटी आउटसाइड को ओ लिख दिया, डेंसिटी इनसाइड को आई लिख दिया। अब वेट या बाउंड फोर्स BFW, क्योंकि बाउंड फोर्स इज़ अ फोर्स विच इज़ वेट, ठीक। अब ये बाहर ठंडी है, गर्म हवा अंदर है, तो दोनों का नेट माइनस करेंगे तो बाउंड फोर्स आएगी, क्योंकि दोनों का माइनस नहीं करेंगे तो वो बैलून ऊपर नहीं उठेगा, एक जगह स्टैटिक हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी हवा में मुअल्लक हो जाएगा। ऊपर उठाना है तो बाहर और अंदर का जो है आपको डेंसिटी का फ़र्क होना चाहिए, यानी कि बाहर ठंडक हो, अंदर गर्मी हो, दोनों तरफ का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा। ये ध्यान रखें, ये थ्योरी भी है। तो अब ये वहीं से आया, रॉ जी वी मुसलसल चल रहा है। बस ये सिंबल से परेशान हो, बाउंड फोर्स था इसलिए मैंने B लिख दिया। अब इसको माइनस करेंगे आउट और इन को, तो G और V कॉमन ले लिया, तो आउट और इन बाहर माइनस में आ गया। वैल्यूज़ रखें, माइनस करें कैलकुलेटर से, आपके सामने आ गया कि इतनी न्यूटन की वज़न, यानी कि उस बैलून पे इतना 5005 यानी तकरीबन 5.5 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन का होता है। इस पे कोई वज़न या लोग चढ़ जाएं तो वो उठा सकता है। सही हो गया। इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, उसका छुट्टी। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई कि मैंने 10 न्यूमेरिकल को एक वीडियो में निपटाया, लेकिन ये चैप्टर बड़ा ट्रिकी था तो इसको टाइम लगा के देखिएगा, रिवाइंड कर करके। अब एक बैलून है और जिसका साइज़ दिया हुआ है, रेडियस, इसमें रेडियस नहीं दिया होता, इसलिए इसमें वॉल्यूम को हमें फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं मूव कर दूँ कि आपको ये पूरा सवाल नज़र आ जाए। इतना तो नज़र आ रहा होगा, ये देखने पहले। रेडियस दिया हुआ है R हो गया, मास दिया हुआ है M हो गया। अच्छा, इसमें भी वही सूरत हाल है कि वो जो बैलून है उसका अपना मास, उसकी खाल के साथ, यानी उसके पूरे स्ट्रक्चर के साथ। और अब इसमें पूछ रहे हो कितना कार्गो बैलून उठा सकता है, तो अब इसमें वेट ऑफ बैलून, अब वेट ऑफ बैलून इसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने मास दे दिया है किलोग्राम में, देख रहे हैं, इसमें मास दे दिया किलोग्राम में। तो अब किलोग्राम से वेट निकालें, मल्टीप्लाई किया, वेट आ गया, यानी वेट ऑफ द बैलून, W=mg। पूछ नहीं रहा है, मैंने अंडरलाइन कर दिया समझाने के लिए कि वेट ऑफ बैलून भी पूछ लेता तो वो मास के ज़रिए आ जाता। सही है। आगे अब देख लें भाई, मूव करके। अच्छा, इक्विलिब्रियम में अगर बैलून है, क्योंकि उन्होंने कह दिया निगलेक्ट कर दें बाउंड फोर्स को निगलेक्ट कर देंगे तो वेट इज इक्वल टू बाउंसी, बराबर बराबर हो जाएंगे। तो अब ये बराबर ले लिया है mg के बराबर। सही है। हमारी बाउंड फोर्स जो है वो क्या होती है, रॉ Vg, रॉ हीलियम का रख दें। अच्छा, हीलियम का इन्होंने रॉ दिया नहीं है तो ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल से उठाया है। आप भी अगर बुक खोलेंगे तो एग्जाम्पल में एक हीलियम का न्यूमेरिकल है, क्योंकि डेंसिटी के बगैर ये सवाल अटक जाएगा। इस सवाल में हीलियम की डेंसिटी नहीं दी हुई, गौर करें, शुड बी गिवन। वाटर की दे रहे थे बार बार, इसकी नहीं दी इन्होंने। तो ये मैं आपको बता दूं, हीलियम की डेंसिटी तकरीबन 0.179 के करीब होती है। इम्तिहान में दी होगी, ना दी हो तो आप इन्विजिलेटर को बुला के कहेंगे भाई डेंसिटी की वैल्यू दो, सवाल अटक रहा है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून जो होता है उसका वॉल्यूम होता है स्फीयर का, ये जिसमें बनाया अपने मैथ्स में आता है, ये 4/3 πr3। अब r इस वजह से दिया था कि यहाँ पे अब वॉल्यूम इस अंदाज में आएगा, वरना हम जो है बार बार देख रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, उससे निकाल रहे हैं। यहाँ पे उसने ट्विस्ट मार दिया 10वें सवाल में, रेडियस दे दिया, यानी गोलाई उस बैलून की ऐसी, तो रेडियस के ज़रिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं।
थक नहीं जाए भाई। अब इसके ज़रिए आपने वेट निकाला, सही है। वेट जो निकाला, अब बैलून का वेट, अच्छा ये दोबारा निकाल दिया मैंने, अगर यहाँ पे निकला हुआ तो यहाँ ना निकालें, रिपीट हो गए, नो टेंशन। मैं शायद इसलिए लिखा था वहाँ पे कि यहाँ पे नीचे नज़र ना आ रहा हो, तो एक ही वैल्यू है ना, 9.114 के बाद ऑप्शन पावर में 3 आ जाएगा, वहाँ पे भी ये सेम है, तो एक जगह लिख लें, वहाँ या यहाँ। सर निकाला क्यों है यहाँ पे चाहे वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल इसी अंदाज में ये जो हमने किया ये वाला माइनस करेंगे तो पता चलेगा ना कि उसने कितना लिफ्ट किया कार्गो। तो अब जो हमने वेट निकाला था वो, और माइनस इस बाउंड फोर्स के ज़रिए जो आई थी फोर्स यानी वेट, वो इन दोनों को माइनस कर दें तो आ गया वेट। लेकिन अब वही फिर मैं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट इस एक्सरसाइज के आंसरों को ना आप छुपा ही दें या मिटा ही दें, इस अगर लेक्चर को मेरे देख रहे हैं, वरना आप कंफ्यूज होंगे, सर गलत करा रहे हैं, बुक गलत करा रही है। तो मैं तो श्योर हूँ कि मैं माशाल्लाह सही करा रहा हूँ, आई एम श्योर 100%। अब आप भरोसा करें मुझ पर, ये आपका। अब इसमें उन्होंने देखे न्यूटन में, सही है, यहाँ पे तो नज़र आ रहा था हाउ मच वेट, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से इंग्लिश पढ़ें तो लिखा हुआ है हाउ लार्ज। अब लार्ज से बच्चा क्या तय करे स्टूडेंट, लार्ज लंबाई तो नहीं होगी ना भाई, वज़न उठाना है। तो अब सर ये कैसे हम तय करेंगे, वेट का तो चले नज़र आ रहा है वर्ड, तो वेट का W है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद दी एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। जो मास उसने दिया हुआ था ना 930, गौर कर रहे हैं, ये 930, ये 930 जो मास है ये आपको रास्ता बनवाएगा कि मास ही निकालना है। इस लार्ज का मतलब हो जाएगा मास, यानी ये हिंट इस तरह बनेगी कि यहाँ पे मास है तो मास से मास पहुँचे। वरना देंगे इस पिछले क्वेश्चन को फॉलो करते तो ये आंसर हो गया मेरा, और कर रहे हैं। लेकिन अब मास इज इक्वल टू W/G के ज़रिए आएगा कि ये 655 किलो वज़न उठा सकती है। तो होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा थकाने वाला लेक्चर था। अब आपके ऊपर है कि फीडबैक दीजिएगा। सेहत ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।